भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का 82वीं वर्षगांठ को लेकर के। आज जैसा 1942 से होता रहा, आज डॉक्टर जीजी परीख के नेतृत्व में मुंबई की चौपाटी के अंदर से लेकर के और अगस्त क्रांति मैदान तक एक मार्च निकला, शांति मार्च निकला। अगस्त क्रांति मैदान में सब वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद में एक सम्मेलन भी हुआ, एक विमर्श भी हुआ। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं 1942 के आंदोलन की, तो हमें याद रखना जरूरी है कि जब गांधी जी ने कॉल दिया था 8 तारीख को, तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। उन्होंने उनके भारत का क्या सपना है इसको लेकर के उन्होंने बातचीत की थी। और उसके बाद में सभी जानते हैं कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे और देश की जनता ने समाजवादियों के नेतृत्व में इस भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। डॉक्टर लोहिया से शुरू होकर के और आज जो आपको मालूम है अरुणा आसिफ अली की भूमिका रही, उषा मेहता जी की भूमिका रही, यूसुफ मेहर अली की भूमिका रही, अच्युत पटवर्धन जी की भूमिका रही, ऐसे तमाम सैकड़ों लोग हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी अपनी दी, जो राष्ट्रभक्त थे, और लाखों लोग जो है उन्होंने सजाएं पाई। अभी स्थिति ये है कि जो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट इस समय बांट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये वो सब लोग थे जो अंग्रेजों के पाले के अंदर खड़े हुए थे। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा हुई और नफरतो भारत छोड़ो का एक नया स्लोगन स्लोगन पहले भी रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का पहले भी स्लोगन रहा है, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का। और लेकिन इस बार जो है विशेष तौर पर तुषार गांधी जी का ये बहुत आग्रह था कि हमें नफरतों को छोड़ने की बात करनी चाहिए। लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये भी उल्लेख करना जरूरी है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने आज पूरे देश में कॉरपोरेट भारत छोड़ो के को लेकर के, कॉरपोरेट के खिलाफ में, जो पंजाब के किसान संगठनों ने 3 महीने तक 380 दिन आंदोलन जब दिल्ली में चला, उसके पहले जो 500 जगहों पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया था, उसी तरीके से देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और यूनियंस ने भी बहुत पूरे देश के अंदर 1 सप्ताह का कार्यक्रम की घोषणा करने का काम किया है। आज इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो साथी हैं मैं उनका परिचय कराता हूँ। प्रोफेसर आनंद कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार जी जेएनयू के टीचर्स जो है, पहले तो छात्रों के भी अध्यक्ष रहे, फिर टीचर्स के भी अध्यक्ष रहे, सोशलॉजिकल कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, समाजवादी समागम का भी नेतृत्व करते हैं, भारत तिब्बत जो मैत्री संघ है उसका भी नेतृत्व करते हैं, और जेपी आंदोलन का को लेकर के वो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी हैं, जो कि आप जानते हैं कि वाइस चांसलर रही हैं। हम लोगों के लिए बहुत एक बड़ी शान की बात है कि जिस तरीके के प्रोग्रेसिव विचारों को लेकर के एक एक्टिविस्ट की भूमिका में वो हर समय रहती हैं, उससे पूरे जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनका बहुत गौरव बढ़ता है कि हमारे साथ में इस तरीके के दिग्गज भी हैं, जो छोटी-छोटी मीटिंग के अंदर भी हमारे साथ में खड़े होने का काम करते हैं, चाहे वो देश के अंदर कहीं पर भी है। हमारे साथ में आनंद दीपायन जी हैं, प्रोफेसर हैं, और आप पढ़ाते हैं बनारस के अंदर। लगातार बनारस के हमारे जो साथी हैं बहुजन संवाद के, वो उनसे परिचित हैं। डॉक्टर राम पुनियानी जी, वैसे तो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, वैसे डॉक्टर भी हैं, और उन्हें देश जानता है, सेकुलरिज्म के एक्सपर्ट के तौर पर उनको जानता है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष तौर पर उनका आभार बहुजन संवाद में इसलिए मानते हैं कि हम लोगों का बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन बहुत बड़े व्यक्तित्व राम पुनियानी जी जैसे वो अब लगातार समय देते हैं। अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी चिंतक, और तमाम सारी किताबें उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के लिखी हैं, जो काफी जिनकी चर्चा देश के अंदर हुई है। कई अखबारों को एडिट करने का काम किया। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के अंदर भी उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया है। और को-होस्ट के तौर पर हमारे साथ में जो है तिवारी जी जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। हमारे साथ में मेधा पाटकर जी भी जुड़ गई हैं आज का पूरे कार्यक्रम के अंदर। उनका नेतृत्व रहा। योगेंद्र यादव जी आज के कार्यक्रम में थे, तुषार जी आज के कार्यक्रम में थे, बहुत सारे मुंबई के लगभग सभी, महाराष्ट्र के सभी एक्टिविस्ट थे। बी आर पाटिल जी भी
बाहर से आए थे, अरुण श्रीवास्तव जी भी आए थे। सबसे पहले मैं मेधा पाटकर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि उनको भी जाना है आज, और जो है मुझको भी निकलना है। तो मैं मेधा पाटकर जी। धन्यवाद। इतने वरिष्ठ सभी साथ में हैं। रूपरेखा वर्मा जी को भी बहुत सालों के बाद मैं दर्शन ले रही हूँ। राम पुनियादी जी, आनंद कुमार जी और सभी को जोरदार जिंदाबाद प्रणाम। सुनीलम जी ने सब बातें रखी ही है। आज जो कार्यक्रम हुआ वो 82वां अगस्त क्रांति दिवस मनाने के लिए केवल नहीं, पर जो शहीदों की जो विचारधारा थी, जो नजरिया था, जिसके लिए शहादत दी गई थी, और आजादी का की जो संकल्पना थी, आज जिसको फिर से याद करना ही नहीं तो उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग क्या करेंगे, करो या मरो का गांधी जी का संदेश था। आज वैसी ही स्थिति देश में एक प्रकार से पैदा हुई है, तो इसके ऊपर मनन करने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया था। तो शहीदों, आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये नारा जब हम देते हैं तब हम लोग देखते हैं कि आज की परिस्थिति ऐसी है कि आसान नहीं है मंजिल तक पहुंचना, और फिर भी हिम्मत रखे और न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये एक संकल्पना रखे। तो आज बहुत सारे युवा साथी आए थे और उनमें जो जोश हमने देखा है, जीजी पारिक जी जैसे 100 साल के स्वतंत्रता सेनानी भी एक प्रकार से जो अपनी भावना और विचार प्रकट करते हैं, उसमें युवाओं के जैसी ही ऊर्जा होती है। आज जो एक कई युवा आए थे, उन्होंने भी बहुत जोश लाया है। एक बात हो गई कि कुछ लोग तो चुनाव पर फोकस कर रहे थे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र भी 4 राज्यों में से एक है जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पर हम लोगों का कहना यह है कि अपन केवल चुनाव नहीं, तो अपन सामने की चुनौती देखते हैं एक्चुअली। तो चुनौती देख रहे हैं, और ये चुनौती आज है एक बाजू जो विभाजन कर रहे हैं उसकी, और दूसरी बाजू जो गैर बराबरी विभत्स रूप ले चुकी है उसकी। और हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में ये विभाजन, धर्म और जाति का आधार, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक का मूलाधार बन गया है। तो इसलिए कावड़ यात्रा जैसे कई सारे उनके कार्यक्रम आज दलित, आदिवासी और सभी समाज के भूखे प्यासे युवाओं को भी रास्ते पर उतार रहे हैं। ये हम कैसे करेंगे कि जो बुनियादी अधिकार है, संवैधानिक ही नहीं मानवीय अधिकार भी है, उनको लेकर ये अपने युवा साथी सक्रिय हो जाए और व्यवस्था को बदलने के लिए परिवर्तनवादी बन जाए, आंदोलनजीवी बन जाए, संघर्ष के साथ साथ निर्माण में भी जुड़कर वैकल्पिक विकास की अवधारणा सामने लाए। जबकि आज पहाड़ गिर रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है, लावासा से महाराष्ट्र के वायनाड, केरला तक जो हालात है उसमें मौत भुगत रहे हैं। पर ये जो बातें सब आज हमने रखी है, उसमें जीजी का भी बहुत एक ऊर्जावान एक विचार पर्यावरण के संदर्भ में चल रहा है। तो ये आज हमें दिखाई दिया। दूसरी बात कि ये जो नफरत की बात आई है, तो उसमें बहुत बातें हुई है कि किस प्रकार से एक भ्रमित किया जा रहा है, और वो कैसे जो सत्ताधीश बने रहना चाहते हैं वो हार्ड या सॉफ्ट, लेकिन ऐसे ही धर्म का आधार लेते हैं जो अधर्म के रास्ते पर लोगों को चलाने में ही ज्यादा कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने ये नफरत छोड़ो की बात की है। कॉर्पोरेटीकरण ने जो अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद की है, बजट भी उसी को प्रतिबिंबित करता है। तो ये कॉर्पोरेट भारत छोड़ो मतलब कम से कम अब्जाधीश भारत छोड़ो, इतना तो हमको करना चाहिए। और जो उनकी संपत्ति को सरकारी खजीने में लाकर टैक्स प्रणाली बहुत ही कठोर रूप से अमल में लाकर, और साथ साथ कुछ संपत्ति जब्त करके हम लोगों को देश में समता और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को और बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके सबकी बात हुई। आज विशेष बात ये हुई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी अगस्त क्रांति मैदान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को एकत्रित लाया था। लेकिन ऐसे भी कई युवा थे
स्कूल के बच्चे भी और कॉलेज के, जिन्होंने अलग सी एक बड़ी रैली निकाली जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी विद्यार्थी शामिल थे, और उनको भी एक इस पूरे कार्यक्रम से प्रेरणा मिली थी। तो जो शहादत हुई और आजादी आंदोलन को जो बल मिला 8-9 अगस्त के उस 1942 के कार्य से, संदेश से, जो यूसुफ मेहरली का नारा था, वो आज बहुत महत्व का बन गया है। और अरुणा असफ अली जैसे एक मुस्लिम महिला के द्वारा गांधी जी का संदेश पारित हुआ था। तो हम लोग आज ये सब ध्यान में लेकर कैसे धरातल से जुड़कर हम काम करते रहेंगे, और केवल चुनाव नहीं पर चुनौती हर प्रकार से कैसे स्वीकार करेंगे, इस पर हम लोग सोचने के लिए तैयार है। हमारे मजदूर भी मजबूर नहीं है, हमारे किसान भी एक प्रकार से सिपाही बन गए हैं, जवान बन गए हैं, और उनकी शहादत भी कम नहीं है। तो आज इस सबको याद करते हुए हम लोगों ने किसानों की, मजदूरों की 4 कोर्स रद्द करो, 19 कानून लागू करो, और शहरी गरीबों की भी बात आज रखी है। मैं उसमें गहराई में न उतरते हुए धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार। जी, मैं बस केवल 2 लाइन जोड़ करके बात समाप्त करूंगा। असल में जी हर समय जब बात करते थे, आज उन्होंने बात कही कि मुझे बहुत निराशा होती थी, लेकिन आज जिस तरीके से 1942 के अवसर पर जिस बड़े पैमाने पर संख्या में लोग उतरे और लगा कि एक उत्सव का एक वातावरण है जो कि होना चाहिए था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 9 अगस्त को जन क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि इसे क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। आज जीजी ने कहा कि कम से कम अब मैं निराश नहीं हूँ, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी, मतलब पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम हुआ जिसमें काले बाल वाले ज्यादा थे। आमतौर पर सफेद बाल वाले ज्यादा रहते हैं समाजवादियों के 1942 के कार्यक्रम में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। रमाशंकर जी भी वहाँ पे बहुत सारे साथी थे, सबका नाम लेना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि तिवारी जी इसको कंटिन्यू करें, और प्रोफेसर आनंद जी से मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसका अध्ययन भी किया है, और कैसे इस जो है मूवमेंट को आगे लेकर के जाना है। जी 1942 में भी जेल रहे, इमरजेंसी में भी जेल रहे, आज भी वो हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। लेकिन इस भावना, इस विचार को, हिंदू मुस्लिम एकता के विचार को, और आज एक और बात ये हुई कि हिंसा और नफरत के खिलाफ में जो पूरा वातावरण बना है वो पूरा दुनिया के अंदर बना है, और इसलिए गांधी के विचार की जरूरत पूरी दुनिया को है। ये बात खास तौर पर सभी ने रेखांकित करने का काम किया, भारत से लेकर के बांग्लादेश और श्रीलंका तक, और पूरी दुनिया के अंदर। जी आनंद जी, प्रोफेसर साहब। जी आनंद जी, आपकी टिप्पणी शुरू करते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, म्यूट पे है वो, आप लग रहा फ्रीज कर गए हैं। मुझे लगता है उनका म्यूट है, लेकिन आवाज नहीं जा रही है शायद उन तक। जी तब तक हम चाहेंगे कि प्रोफेसर राम पुनियानी ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और खास करके हमारे भारत के इतिहास में 2 तिथियां हैं, 3 तिथियां हैं, 1857, 1942 और उसके बाद 1947 आता है। इन तीनों में 1857 की तो एक सशस्त्र क्रांति हुई थी, और 1942 में वही अहिंसक क्रांति हुई, जो कि एक निर्णय थी, परिणाम थी, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते हैं जन क्रांति के रूप में लेते हैं। और 1947 में उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त किया 15 अगस्त को, तो उसको ये लोहिया कहते हैं कि ये राज्यों की क्रांति थी। तो उस संदर्भ में आज की परिस्थितियों में ये जो मनाया जा रहा है ये अपने उत्सव के तौर पे, आप इसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर पुनियानी? देखिए, ये पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, इतने महत्वपूर्ण साथियों के बीच में आज चर्चा हो रही है। और आज 2 बातों पर मुझे खास तौर पे कहना है। एक तो महात्मा गांधी को मैं ये करने, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, और अभी उन्हीं के प्रपौत्र तुषार गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, नफरतो भारत छोड़ो। मेरे ख्याल से आज ये हिंसा का वातावरण बना हुआ है, जो समाज के विभाजन का वातावरण बना है, वो मुख्य रूप से यहाँ की नफरतों के कारण है। महात्मा गांधी का आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में भी एक ऐसी दौड़ के आधार पर
यहाँ भारतीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये मूल्य सबसे महत्वपूर्ण थे। पर हुआ ये कि कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्हें समाज का विभाजन करना था, समाज में संकीर्णता डालनी थी। जो इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था आज़ादी के आंदोलन के दौरान कि लोग अपने धर्म को साइड में रख के राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पे कंधे से कंधा मिला के महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब वो आगे चल रहे थे, तो कुछ लोगों ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा। उन्होंने दूर रखा क्योंकि उनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत संकीर्ण थी। वो धर्म के आवरण में अपने राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करते थे, और मेरी समझ में धर्म के नाम पे जब राष्ट्रवाद आता है तो वो गैर बराबरी के मूल्यों को ज़्यादा प्रेरणा देता है। गैर बराबरी के मूल्य और जो दूसरे धर्म वाले रहते हैं उनके हिसाब से उनको गौण समझता है। ये उसके दो मुख्य चरित्र कि गैर बराबरी के मुद्दों को सामने लाना और जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाना। तो मैं ये समझता हूँ कि महात्मा गांधी का जो समय का कार्य था वो इतना महत्वपूर्ण कि उनके सिद्धांत जब तक चले तो इनकी जो नफरत की भावना थी वो दबी रही, पर फिर भी वो लगातार नफरत फैलाने का काम करते रहे अलग अलग प्रकार से, कभी इतिहास के आधार पे, कभी आज के आधार पे। आज तो अभी दुनिया के कुछ मुद्दों को लेकर करेंगे, अभी जैसे बांग्लादेश का मुद्दा है उसको भी एक वो नफरत के आधार पे परिवर्तित करेंगे। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव तो जरूरी है ही, पिछले चुनाव में जो सामाजिक संगठनों ने काम किया वो बहुत उल्लेखनीय है और उसको सलाम किया जाना चाहिए। चुनाव में तो उस प्रकार के नफरत की राजनीति को हराना जरूरी है, और साथ ही साथ थोड़ा दूर देखकर जो नफरतें जिस कारण से फैली हुई है, गलत प्रचार से, इतिहास के इतिहास के दुरुपयोग से और दूसरी चीज, इसके खिलाफ भी हम सबको मुकाबला करने के लिए सामने आना चाहिए। और इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रोग्राम हो जिसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करें। समाज से नफरत भगाओ का जो नारा है तो इसके का मतलब क्या है कि हम समाज की जड़ों तक जाकर, आम लोगों तक जाके कैसे ये बात कर सकते हैं कि जो नफरत इतने बड़े पैमाने पर आ गई है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो नफरत फैल चुकी है, बहुत गहरे तक फैल चुकी है, बहुत कैंसर का रूप ले चुकी है। तो इसका मुकाबला करने के लिए बहुत एक हम सब संगठन, और मेरी एक अपील यही है, मेरी अपील तो यही है कि हम संगठन अलग अलग कामों में लगे हैं। कोई भूमि अधिकार पे काम कर रहा है, कोई बच्चों के अधिकार पे काम कर रहा है, कोई आदिवासियों के आधार पे काम कर रहा है, पर हम सबको जुड़कर नफरत को हटाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। उस सामाजिक आंदोलन में सही समझ, इतिहास की सही समझ और दूसरे धर्म के प्रति आदर, ये दो तीन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो नफरतें फैलाई जाती हैं ये केवल दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है, ये नफरतें हैं आज के समाज में एक प्रकार से छुपे रूप से। स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ नफरत है, दलितों के अधिकार के खिलाफ नफरत है, आदिवासियों के अधिकार के खिलाफ नफरत है। ये सबका एक जो हम सब उसको अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि हम सब कंधे से कंधा मिला के नफरत के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एक योजना बनाएं, सब उसमें जुड़ें। और ये मौका वो है कि हमारे छोटे मोटे मतभेदों को दूर रखकर हम एक हमारी जो कार्यक्रम की एकता क्या है कि हमें भारत को एक करना है स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आधार पे। और इसके रास्ते में जो रुकावट है धर्म के नाम की राजनीति, इसके रास्ते में जो रुकावट है दूसरे लोगों के प्रति नफरत का फैलाना, ये अगर हम सब मिलके एक कार्यक्रम की एकता के रूप में सभी संगठन कर सकें तो निश्चित रूप से ये महात्मा गांधी और उन सब हमारे आज़ादी के आंदोलन के नेताओं के लिए श्रद्धांजलि होगी कि हमने उनके जो सपने आधे थे उनको हम पूरा करने के लिए और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी। एक बात हम देखते हैं कि उस समय भी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया। शायद उसका ये भी कारण था
कि समाजवादी आंदोलन के लोग, समाजवादी नेता लोग उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किए और उसमें महिलाओं की भूमिका उस समय अपने आप में अद्वितीय थी। 70 सालों के बाद भी महिला प्रतिनिधित्व जिस तरीके से होना चाहिए था हमारे देश में, उस तरीके से महिला प्रतिनिधित्व आज की तारीख में भी नहीं हो पाया है। और सदन में भी अब तो ऐसी महिलाएं आ रही हैं कि मतलब वो कहने के लिए अब क्या कहा जाए उनके बारे में। खैर, तो इस सारे संदर्भों में हम टिप्पणी के लिए चलेंगे प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी के पास। देखिए प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, 1857 से लेके 1942 से होते हुए और 1947 के बाद आज क्या स्थिति है और आज इस आंदोलन की उस क्रांति दिवस की क्या प्रासंगिकता आप देखती हैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी? धन्यवाद। देखिए, आपको मैंने बताया था, आपने वायदा किया था कि आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आके बैठी हैं, उनको पहले हम टाइम दे चुके थे। तो एक तो इस वायदा खिलाफी के खिलाफ के लिए हम आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो और क्योंकि वायदा खिलाफी जो है वो आज की रेजिम की भी जो खास पहचान है वो वायदा खिलाफी है। तो हम उस रास्ते पे ना जाएं अपने छोटे प्रोग्राम्स में भी। बहरहाल ये मैं मजाक में कह रही थी, लेकिन देखिए एक तो बात ये है कि ये भी एक थोड़ी सी मैं प्रोटेस्ट की बात कह रही हूँ कि आमतौर पे आज भी हमारे यहाँ जो जागरूक लोग हैं वो भी जब किसी महिला को शामिल करते हैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो उससे महिलाओं के बारे में बोलने का एक आग्रह होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं को, आप महिलाओं के दड़बे में बंद रखने का काम थोड़ा सा कम करिए। अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़ा कम करिए। हमारे दिमाग में शायद इतनी समझ है कि हम पुरुषों की समस्याओं पे भी बोल सकते हैं और हम पूरे देश की समस्याओं पे बोल सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो मुद्दा है औरतों का वो बहुत गंभीर पहले भी था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी ताकत बढ़ रही थी। पिछली सरकारों के समय में हमारे पास जो कानून आए बेहद अच्छे, हमें मदद करने वाले थे। लेकिन जो अब हम 10 साल से 11वां साल लग गया है, अब जो हम देख रहे हैं वो हर क्षेत्र में, चाहे औरतों का मसला हो, चाहे बूढ़े लोगों का मसला हो, चाहे वो युवा वर्ग का मसला हो, हर जगह पीछे लौटने का काम किया जा रहा है। तो नफरत भारत छोड़ो जो एक स्लोगन है, उसके साथ साथ हमें मक्कारी और झूठ बोलो, मक्कारी और झूठ छोड़ो पर हमें बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि तमाम असफलताओं के बाद भी, वादा खिलाफी के बाद भी और देश में हर चीज का नुकसान होने के बाद भी क्यों ये लोग जमे हुए हैं, क्यों फिर भी सरकार बना पा रहे हैं, इसके पीछे उनका दोहरापन और मक्कारी है। वो आप देखिए, उसके हजारों उदाहरण है, उतना वक्त यहाँ पर नहीं होगा उदाहरण देने के लिए। अगर आप याद दिलाएं कि कितनी बार हमारे प्रधानमंत्री ने, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने, और तमाम जो ढेरों नेता हैं उनके पार्टी के और सहयोगी पार्टियों के, उन्होंने किस तरह हमेशा दोहरा और तिहरापन दिखाया है। कभी वो कहेंगे कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है। भाई डीएनए एक होने का मतलब क्या है, ये तो कभी वो बताते नहीं है। और उसके साथ साथ अगर वो लिंचिंग होती है, अगर कोई मुसलमान औरत का रेप करता है, सिर्फ धर्म के आधार पर ये तय होता है कि सरकार उसको बचाएगी या उसको सजा दिलवाने में सक्रिय होगी। आप बिल्किस बानो का ही एक केस नहीं है, तमाम सारे केस हैं जिनमें कि आप कठुआ रेप केस देखिए, जो एक छोटी सी बच्ची का मास रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, बहुत छोटी सी बच्ची थी, और उसमें जो रेपिस्ट थे उनमें से एक जब मरा था तो उसकी बॉडी को तिरंगे में लपेटकर जुलूस निकाला गया था उसके सम्मान में। ये बिल्किस बानो के अपराधियों को आरती उतारने से बहुत पहले की घटना है।
तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि आप कभी हाथ मिलाते हो, कभी आप दुत्कारते हो, आप धर्म और जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर आप ये तय करते हो कि कौन सा काम जुर्म है, कौन सा काम जुर्म नहीं है। तो जिस देश में जुर्म की परिभाषा धर्म के आधार पर बनने लगे, जिस देश में आप न्यायालय को भी प्रभावित कर पाओ और फैसले भी उस तरह से होने लगे जहां पर कि आप एक कमजोर फैसला देखेंगे, जहां पर किसी गरीब का मामला है, जहां पर अल्पसंख्यक का मामला है, औरत का मामला है। मणिपुर का उदाहरण अभी भी हमारे सामने है। मुझे याद, मैं 81 साल की हूँ। मैंने अपने जीवन में जब से थोड़ी बहुत देश की तासीर समझने की क्या नाम योग्यता हासिल की, उस ताकत हासिल की, तब से मैं देख रही हूँ कि ऐसा हमारे देश के, स्वतंत्र देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पूरे साल से ऊपर तक एक प्रदेश में हिंसा जारी रहे, अफरा तफरी मची रहे और वहां प्रेसिडेंट्स रूल लागू ना हो। मणिपुर में क्या बात है? उस सरकार में ऐसी कौन सी बात है कि उस सरकार को नहीं हटाया जा रहा है? प्रेसिडेंट साहिबा चुप हैं, कहने को वो दलित समुदाय से आती हैं। दलित जाति और दलित ट्राइब दोनों का एक बहुत ही साझेदारी है, और वो साझेदारी अगर होती तो उनको संवेदना भी साझेदारी की होती। हमारी प्रेसिडेंट साहिबा दलित समुदाय से आती हैं, लेकिन मणिपुर का तमाशा वो देख रही हैं लगातार। वो इंटरवीन नहीं कर रही हैं कि वहां की सरकार हटनी चाहिए। लगातार अब अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के ऊपर पेशाब की गई, दलित व्यक्ति के ऊपर, दलित व्यक्ति को से गंदे पैर चटवाए गए, लेकिन कोई भी बड़ा इंटरवेंशन नहीं हुआ। सरकार की तरफ से सरकार चौंकी नहीं, सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, ऐसी कोई पहल नहीं की कि लोगों को लगे कि सरकार ये बात सहन नहीं करेगी। तो जो संदेश हमारे देश में जा रहा है वो ये कि खुली छूट है अपराध करो, खुली छूट है भ्रष्टाचार करो। जब एक छोटे से गबन के ऊपर पूरा देश हिल जाता था और अगुवाई यही तथाकथित देशभक्त करते थे, कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के लोगों को कितनी बार कितने लोगों ने गुंडा नहीं किया, कहा। हमारे वो जो बैठे हैं जिन्होंने कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करप्शन के खिलाफ किया, अन्ना हजारे साहब, पता नहीं अब कहाँ है वो इतना भ्रष्टाचार है कि इस सरकार द्वारा बनाई हुई हर पुल ढह रहा है, हर छत लीक कर रही है। हम टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ लाखों मिलियंस पैसा जो है वो बहा रहे हैं बुरी तरह। और एक बिल्डिंग बता दीजिए इस सरकार के समय बनी हुई, एक कोई पुल, एक कोई मंदिर, एक कोई सड़क, एक कोई भवन बता दीजिए जो इस सरकार ने बनाया हो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से, उस पैसे से जिससे कि कम से कम 50 प्राइमरी स्कूल बन सकते थे, कम से कम 1000 प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज के सेंटर्स होते हैं वो खुल सकती थी। और एक उदाहरण दे दीजिए इन्होंने बनाया और वो लीक नहीं कर रहा हो। तो ये जो लीक सरकार नाम मिला है वो ठीक ही है, लेकिन एक चीज बस लीक नहीं कर रही है, उनके दिमाग में जो सांप्रदायिकता और नफरत भरी हुई है वो उनकी खोपड़ी में बरकरार है। वो खोपड़ी से कुछ लीक नहीं कर रहा है, उनके दिमाग से कोई चीज लीक, ना गोबर लीक कर रहा है और ना ही नफरत लीक कर रही है, वो जहां थी वो बरकरार है, लेकिन बाकी सारे देश की छतें लीक कर रही हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि हम ज्यादा जो नफरत की बात तो है ही, उन सबकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो दोहरापन उनका है और ये जो झूठ है वो कहीं उनके आधार को कटने नहीं देता है, बरकरार रखता है।
तो इस झूठ के खिलाफ, और आज जब हम एक क्विट इंडिया की एनिवर्सरी मना रहे हैं और गांधी जी को भी उस संदर्भ में जब हम याद कर रहे हैं, तो जो हमारे देश के लोगों पे लगा होता है सत्यमेव जयते, हम कदम कदम पर असत्यमेव जयते देख रहे हैं, मक्कारी जयते देख रहे हैं, झूठ जयते देख रहे हैं। तो इस सत्य के लिए, इस मक्कारी के खिलाफ हमें मुहिम चलानी है। ये खुशी की बात है कि औरतें तमाम बढ़ते अत्याचारों के बीच, अभी 10 साल पहले तक ये लग रहा था कि औरतें अपनी जिद ब जिद आगे बढ़ पा रही हैं और उनको तमाम सहायता भी, कानूनी सहायता मिल रही है, उनकी हौसला बुलंदी भी सरकार की तरफ से हो रही है, वो सब खत्म हो गया। तो आखिरी बात मैं ये कह के खत्म करना चाहूंगी कि देखिए, जो अगर कभी हमें इन लोगों से निजात मिलती भी है तो सिर्फ ये नहीं है कि जो नए लोग आते हैं कुर्सियों पर, उन्हें केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत करना है, उन्हें लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करना है। हम सन 47 में जब आजाद हुए थे और सामंतवादी समाज हमें मिला था, फ्यूडल सोसाइटी हमें मिली थी, हम उन फ्यूडल वैल्यूज के खिलाफ लड़ रहे थे और थोड़ा थोड़ा लड़ते हुए, लड़खड़ा कर ही आगे बढ़ रहे थे, पर हम आगे तो बढ़ ही रहे थे, उम्मीदें हमारी बरकरार थे। तो अब जब हम अगर कभी इनसे निजात पाएंगे तो लोकतंत्र बचाने की बात नहीं होगी, लोकतंत्र को दोबारा स्थापित करने की बात होगी। हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वो लैप डॉग बन चुकी हैं। माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, पर इससे बेहतर शब्द मुझे नहीं मिलता। वो लैप डॉग, रस्सी में बंधे हुए कुत्ते की तरह हो गए हैं। और न्याय व्यवस्था भी बहुत बार हमें निराश करती है, 100 में 90 बार निराश करती है। तो इन सारी संस्थाओं को दोबारा बनाना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में हम ज्यादा मक्कार हो चुके हैं। उस स्थिति में सन 47 में जो देश बनाने का कठिन काम था, उससे दुगना कठिन काम होगा अगर हम कभी कोई दूसरे इन लोगों से निजात पा सकते हैं। शुक्रिया, आपने बुलाया। मैं माफी चाहती हूँ, और लोगों को नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि हमारे पास पहले से वक्त लिए कलकत्ते से आई एक लेडी बैठी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने समय निकाला 10 क्षणों में भी, और आपको थोड़ी असुविधा हुई, उसके लिए खैर हमारी मजबूरी थी। खैर अब आप चलते प्रोफेसर आनंद कुमार जी के पास। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, 1857 से लेकर 42 में जो हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, उसके बाद स्वाधीनता तो हमको मिल गई, 47 में अपना एक संविधान भी हम लोगों ने बनाया, और आज हम फिर अपने उसी संविधान की रक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी हालत में आज के दिन में इस भारत छोड़ो आंदोलन पर, आप क्रांति दिवस पर 100 साल का हमारा बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी आज भी मैदान में उसी तरीके से दहाड़ रहा है। आप इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं? आपकी टिप्पणी कितनी उपयुक्त है? बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश जी, और बहुजन संवाद को बधाई कि उसने आज सन 1942 के ऐतिहासिक अध्याय की चर्चा के लिए 3 पीढ़ियों का समागम किया। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, प्रोफेसर राम पुनियानी जी, उसके बाद मेधा बहन, आनंद प्रकाश जी, आनंद दीपायन जी जो हमारे समय में विद्यार्थी नेता हुआ करते थे BHU के, अरुण त्रिपाठी जी जो बाद की पीढ़ी के सिद्धांतकारों में गिने जाते हैं। ये जो चर्चा है, ये देश के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चर्चा है, क्योंकि अंग्रेजी राज में ये भ्रम फैलाया गया था कि भारत कोई एक समाज नहीं है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एकता हो। ये तो हिंदू मुसलमान में अलग अलग जातियों भाषाओं में बिखरा हुआ समाज है, जिसको हमने अपने अनुशासन से एक किया है, और हम जब नहीं रहेंगे तो ये बिखर जाएंगे। 1942 ने इस भ्रम को तोड़ा, और कोई एक ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पर लोग तिरंगा झंडा लेकर के आसपास की किसी न किसी सरकारी इमारत पर झंडा फहराने के लिए नहीं निकले। उसमें कुछ 100 जगहों पर तो लोगों की लाशें गिर गईं। आज भी पटना के सचिवालय के सामने एक शानदार मूर्ति है
जिसमें हाथ में झंडा लिए हुए नौजवान हैं, कुछ गोली खाए हुए हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। गाजीपुर का आज भी एक शहीद स्मारक है, जहाँ की हर साल अगस्त महीने में शहीदों को याद किया जाता है। बनारस में धानापुर में 5 लोगों की शहादत का स्थान है, जो डॉक्टर लोहिया ने इसका स्मारक बनाया। और दिल्ली में तो खैर घटनाएं हुई ही। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज की चर्चा में आपने एक रिपोर्ट भी कर दिया कि कैसे आज बम्बई में यात्रा हुई और दिल्ली में यात्रा हुई, लखनऊ से समाचार आया। ये भी मांग की गई, सुझाव रखा गया कि इसको एक राष्ट्रीय उत्सव का दिन बनाया जाना चाहिए आगे की तारीखों में। ये जो घटना है, ये भारतीय राष्ट्रीयता के जो इसका जो जनाधार था वो स्पष्ट करती है। किस तरह से जब राष्ट्रीय नेतृत्व तो पूरा जेल में बंद कर दिया गया, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, उस समय स्वतः स्फूर्त तरीके से जगह जगह पर, कस्बों में खास तौर पर लोग सामने आए। दूसरी तरफ ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने भी अपने सचमुच जान की बाजी लगा दी। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में रामनंदन मिश्र और 6 लोगों ने तो हजारीबाग की जेल लांघ दी और नेपाल में जाके आजाद दस्ता बनाया। राम मनोहर लोहिया ने बंबई में एक कांग्रेस रेडियो की स्थापना की, जिसमें उस समय की 22-23 साल की युवती उषा मेहता और जाने कितने लोग लगे, और वो कई महीने तक देश का मार्गदर्शन करता रहा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज भी उसकी विरासत को याद करने वाले लोग हैं, क्योंकि इधर राष्ट्रीयता की यादों को धुंधला किया जा रहा है। भारत अभी एक राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं है, क्योंकि इसमें एक धर्म का वर्चस्व नहीं है। ये बहुधर्मी समाज है, ये इसका दोष है, इसको दोष को दूर करना है। और इस प्रक्रम में जो राष्ट्रीय आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय एकता बनी, राष्ट्रीयता की भावना बनी, असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के 22-24 सालों में, उस पर एक तरह से धुंध फैलाने का काम हो रहा है। आप आज जो चर्चा कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी के जो लोग आज की बातचीत को सुन रहे होंगे, वो ये जिज्ञासा करेंगे कि अगर 9 अगस्त 1942 इतना शानदार इतिहास का मोड़ था, तो हमारे पाठ्यक्रमों में उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? अगर ये इतने शानदार लोग थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, राम मनोहर लोहिया और उनके जैसे हजारों लोग, तो उनकी चर्चा में ये अध्याय क्यों नहीं चर्चा में लाया जाता है? आज ये जरूरी था कि भारत की राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना के प्रमुख आदि 1942 से जुड़े हुए शहादत देने वाले लोगों की याद में कुछ न कुछ करते। लेकिन ये उसमें शर्माते हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा, राम पुनियानी जी ने भी कहा और सुनीलम जी ने भी कहा, आज जिन लोगों के हाथ में ताकत है, ये लोग 1942 के भारत छोड़ो की बगावत के मौके पर अंग्रेजों के बगल में बैठे हुए थे। इन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिलाकर के सरकारें चलाई थी। तो इनके लिए तो 9 अगस्त एक आईना है, जिसमें देख के वो शर्माते हैं। दूसरी तरफ ये तारीख ऐसी है जिसमें कि आत्मविश्वास बढ़ाने का दम है, क्योंकि ये भी साबित हुआ कि खाली बड़े नेता नहीं, मामूली ग्रामीण किसान संगठन करता, मजदूर संगठन करता, विद्यार्थी, ये भी आज़ादी की दीवानगी में जुड़े हुए थे और इसका एक प्रबल जनाधार था। तो मैं तो आप सबके साथ उनको नमन करता हूं जिन्होंने अपनी शहादत दी, और उनको बधाई देता हूं जिन्होंने इसके लिए आज भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए, कोई भी देश अपने इतिहास के जो गौरव क्षण है उनको याद करके ही आगे बढ़ता है, और उस दृष्टि से 1857 की 10 मई और 1942 का 9 अगस्त बहुत बड़ी तारीखें हैं, जिसको देश के कोने कोने में फैले स्वतंत्रता आंदोलन ने समेटा। और आज जब आप इस घटना को, स्थिति को याद करा रहे हैं, तो वो सारे लोग अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साहस दिखाया, जिनके पुरखों ने कुर्बानी दी, और जो आज इस स्वतंत्रता अभियान के अधूरेपन को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि 9 अगस्त भारत छोड़ो अंग्रेजों, ये खाली साम्राज्यवाद के खिलाफ बगावत नहीं था, ये गरीबी के खिलाफ बगावत थी, अन्याय के खिलाफ बगावत थी। और आज अधूरापन जो हमारे सार्वजनिक जीवन में है, आज़ादी का सूरज अभी भी बहुत से घरों में नहीं पहुंचा है। वो जो निरक्षर हैं, जो निर्धन हैं, जो अन्याय के शिकार हैं, और इसमें
सफाई कर्मचारियों से लेकर के डिनोटिफाइड ट्राइब्स तक हैं। आपने जिक्र किया महिलाओं का। आधी आबादी है देश की, वोट महिलाएं ज्यादा देती हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी संख्या कभी 15% से ऊपर नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी स्त्री की आज़ादी को लेकर के, स्त्री की नागरिकता को लेकर के एक दोहरापन है, भाषण में कुछ, आचरण में कुछ। मैं आपसे जुड़ करके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संवाद का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस बातचीत से जो ऊर्जा पैदा होगी वो हमें अपने अगले कदम तय करने में मार्गदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये मार्गदर्शन करेगी। और अगर हम देखें तो 1942 में भी आंदोलन तो नारा तो दिया गांधी जी ने, कांग्रेस उनके नेतृत्व में पूरा आगे बढ़ी थी, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही सब लोग जेल में चले गए और आंदोलन का पूरा नेतृत्व किया समाजवादियों ने किया। और आज भी कहीं न कहीं से ये संविधान पर जो आसन्न खतरे हैं उसका भी नेतृत्व कहीं न कहीं से समाजवादियों को ही करना पड़ रहा है। और समाजवादियों के पीछे आज की तारीख में भी कांग्रेस खड़ी हो गई है। ये कांग्रेस हमारे साथ जो दरवाजे से आते हैं। तो अब हम चलेंगे अरुण कुमार त्रिपाठी जी के पास। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे आंदोलन पर, और खास करके आज जो अपने 100 साल के बुजुर्ग अपने जीजी पारिक भी उसी हौसले के साथ, उसी बुलंदी के साथ, उसी बुलंद आवाज के साथ उस आंदोलन के साथ खड़े हैं और उसको जीवंत करते हुए दिखाई पड़े आज बंबई की सड़कों पर। अरुण कुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद आनंद जी। आवाज जा रही है ना? जी जी आ रही है जी। धन्यवाद आनंद जी, आपने इतने जो है वो विद्वान और इतने प्रतिष्ठित लोगों के साथ मुलाकात कराई इस अच्छे अवसर पर। ये जो इस आप माइक थोड़ा करीब कर लीजिए, आप माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। जी ये जी जो स्मरणीय दिवस है हमारे इतिहास का, इस मौके पर आपने जो हम लोगों को एक साथ एकजुट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि जो है वो इस दिन को याद करने का की रवायत जो है खासकर इस सरकार में तो नहीं है और इसको भूलने की कोशिश ज्यादा है, इसलिए इसको और अच्छी तरह से याद किया जाना चाहिए। मुझे ध्यान है कि बंबई में पिछले साल जो है वो जब ये कोशिश की गई थी तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साल कम से कम ऐसा हुआ कि लोग साहस के साथ निकले, अच्छी मीटिंगें की। जीजी भी 100 के करीब हो रहे हैं, जीजी शायद हो गए हैं, जीजी 100 साल के जो है, और वो भी उनके आवास पे मीटिंग हुई। वो गवालिया टैंक मैदान गए बंबई में और बहुत सारे लोग जो है वो, इवन मुख्यमंत्री भी ने भी युवाओं को संबोधन किया उस मैदान में जा करके। तो उस मैदान की अहमियत, उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की अहमियत और गांधी के आह्वान की अहमियत, मुझे जो जानकारी है इस बात पर तमाम इतिहासकार और गांधीवादी बहस भी करते हैं, लेकिन गांधी ने करो या मरो की बजाय करेंगे या मरेंगे का नारा दिया था, डू और डाई के स्थान पर जो हिंदी का नारा था उनका। तो मुझे लगता है कि करेंगे या मरेंगे ही हम लोगों को बोलना चाहिए। तो लेकिन वो एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति थी और दुविधापूर्ण स्थिति थी। उस दुविधापूर्ण स्थिति से निकलने का मार्ग जो है वो, उसमें गांधी भी दुविधा में थे। गांधी के जो सब महत्वपूर्ण सहयोगी थे, सलाहकार थे, वो गांधी को निरंतर दुविधा में डाल रहे थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और तमाम लोग हों, कि हम इस आंदोलन में आंदोलन करें या ना करें। द्वितीय विश्व चल रहा था और 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था और तब गांधी ने जाकर के जो है, जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनको समर्थन भी दिया था शिमला में जाकर के, और वो ब्रिटेन पर हुए आक्रमण से आहत भी थे गांधी। तो इस दुविधा में भारतीय जो नेतृत्व का मानस है, जो बौद्धिक मानस है, वो भयानक दुविधा में था कि इस लड़ाई को हम लड़े कि ना लड़े। लेकिन गांधी ने इस पर विचार किया, समाजवादियों ने उनकी दुविधा को दूर किया और गांधी ने कहा भी कि जो है, अब आप यहाँ से चले जाइए, हमको भगवान के लिए छोड़ दीजिए और आपकी अब कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, आपको जितना करना था, एनफ इज एनफ। ये गांधी का डायलॉग भी था कि अब बहुत हो चुका है, अब आप यहाँ से चले जाइए, आपको जितना करना था कर। और तमाम लोगों ने डर भी जताया कि जो है वो एक तरह से जापानी फौजें आ जाएंगी, भारत पे कब्जा कर लेंगी और वो सारी चीजें हो, मतलब जो है, इसलिए भारत को इस समय कोई आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए, इस लड़ाई में
ब्रिटिश फौजों का, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देना चाहिए ताकि एक भारत में लोकतंत्र स्थापित हो। ये सारे तर्क दिए गए। गांधी ने बाकायदा इसका जवाब लिखते हुए यामुरी सिंबून में 2 लेख लिखे, अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखे कि हम ये आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। विश्व जनमत के सामने उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि अब हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है और हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे। सुभाष बाबू जल्दी में थे और वो यहाँ तक कि जो है वो देश ही छोड़ करके चले गए आंदोलन करने की। उनको भारत की आज़ादी का उतावलापन था उनमें और उसको इसके लिए बाहर चले गए और आज़ाद हिंद फौज बनाई। वो सारी घटनाएं सबको मालूम है। लेकिन जो आज के संदर्भ में 42 के आंदोलन की जो प्रासंगिकता है ये 2 अर्थों में है। एक तो उस समय भी जो सांप्रदायिकता का वातावरण भारत को घेर रहा था और गांधी ने सांप्रदायिक के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, उनके दृष्टि में जो है वो दोनों समुदायों की, हिंदू मुस्लिम समुदायों की एकता का विचार था। उनके भीतर जो सांप्रदायिकता पनप रही है उससे लड़ने का विचार था और सांप्रदायिक शक्तियों को भारत से आखिरी लड़ाई लड़ने का जो इरादा था उनका यही था कि अपने सीने पर लिख लीजिए, आप आज से आप सभी लोग आजाद हैं, ये अपने सीने पर लिख लीजिए और यहाँ से चले जाइए और उसके बाद जो है तभी घर को लौटिएगा जब देश आजाद हो जाए, वरना आप अपनी जान दे दीजिएगा। ये गांधी जो है जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी की उम्र जो है वो 72-73 साल थी और बहुत सारे लोगों ने उनको आगाह भी किया था कि इस उम्र में इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ने का मामला नहीं होना चाहिए, अब आप लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। तो एक कितने इंपॉर्टेंट लीडर की एज देखिए और जो है वो लड़ने की किस तरह से तैयारी करके जो है अपना मामला जो है वो एक फाइनल डिसाइसिव बैटल की बात कर रहा है। और दूसरी बड़ी चीज है, आज हमारे कई मित्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स में डॉक्टर प्रेम सिंह ने भी लेख लिखा है, मुख्य लेख है उनका, लोहिया और महात्मा गांधी और जेपी के उदाहरणों से की है ये लड़ाई जो है वो अहिंसक थी। और लेकिन बहुत सारे उस पर डिबेट है, पर गांधी ने अहिंसा की ही बात कही थी, गांधी ने कोई हिंसा की बात नहीं कही थी। लेकिन गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात क्लियर की थी कि जो है वो ये लड़ाई अहिंसक तरीके से ही लड़ी जाएगी, आप लोग आजाद हैं, जाइए और अपने जो है वो अपने अपने इलाकों में अपने जगहों पर संदेश दीजिए और उसके बाद जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। लेकिन जो भारत में जो सांप्रदायिक विभाजन हो रहा था उस विभाजन को उन्होंने के मद्देनजर ये लड़ाई छेड़ करके हिंदू मुस्लिम समुदाय के एकीकरण की भी कोशिश की थी और शायद वो गांधी की आखिरी कोशिश थी। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वो एक जो है इस तरह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस मौके पर मौलाना का जो भाषण है वो मौलाना का भाषण भी सुनने लायक। गांधी का तो भाषण अपने आप में बेजोड़ है ही, लेकिन मौलाना का भाषण जो इस देश में मुस्लिम समुदाय का जो इतिहास है और कितने हजार साल पहले वो आया और किस किस तरह से उसका कारवां यहाँ पे आया और कैसे मिलती जुलती एक संस्कृति का निर्माण होता गया, वो भाषण अपने आप में जो है हमारे कई मित्र लोग उसको छापते भी हैं, उसका पाठ भी करते हैं। तो वो हिंदू मुस्लिम एकता पर एक अद्भुत भाषण है जो है। और इसीलिए जो उस लड़ाई का जो मामला था, उस लड़ाई के नाते ही गांधी ने जब लड़ाई छेड़ी तो बाकायदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो गांधी के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी, बहुत बड़े शत्रु बताए जाते हैं, उनको सीधे सीधे जो है वो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो राष्ट्रपिता है, ही फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने यह कह के संबोधित किया। और एक बात, बड़ी बात यह है कि 42 के आंदोलन में सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 42 के आंदोलन में कोई नेता बाहर नहीं रहा, भूमिगत तरीके से लड़ाई लड़ी गई और समाजवादी जो मुझे लगता है बहुत मेरा जो विश्लेषण है वो मिलिटेंसी और नॉन वायलेंस के बीच में वो झूल रहे थे समाजवादी, और पूरी तरह से उन्होंने मिलिटेंसी नहीं था और लेकिन जो है और पूरी तरह से नॉन वायलेंस को अडॉप्ट नहीं गांधी के सत्याग्रह को। और इसीलिए उन्होंने अंडरग्राउंड तरीके से जो है अंडरग्राउंड रेडियो चलाना, अंडरग्राउंड पर्चे निकालना, मीटिंगें करना, जिसमें कि जो है वो एक तरह से अरुण आसफ अली, उषा मेहता, ये सारे लोग जुड़े हुए थे और किसी को ऐसा काम नहीं करते थे कि किसी की जान चली जाए, लेकिन जो है वो निश्चित तौर पे टेलीफोन के खंभे उखाड़ देना, तार उखाड़ देना, रेल की पटरियां उखाड़ देना और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है ऐसा मतलब आग लगा देना, ये सब काम करना। शायद किसी एक घटना में बंबई में कुछ ऐसा हुआ था कि किसी की जान गई थी,
तो उसमें फिर समाजवादियों ने एक प्रायश्चित भी किया और कहा कि इस तरह की हमको घटना नहीं करनी चाहिए जिसमें हम कुछ मतलब जो है किसी को जनहानि हो किसी तरह से। तो उस आंदोलन में लेकिन बहुत सारे नायक उभरे, बहुत सारी बहादुरी से लड़ा लोगों ने, और खासकर गांधी तो नायक थे ही, और सारे लोग जो है वो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल में थी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में जो है वो एक तरह से जो है वो गांधी और उनके साथ जो लोग थे वो पूना के यरवदा जेल में थे, जहाँ पे महादेव देसाई की मृत्यु हुई, बल्कि उनको आगा खां पैलेस में ले जाया गया था, वहां पे लोग रखे गए थे। और बाकी अहमदनगर जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, ये सब लोग थे। और शायद अहमदनगर जेल में ये लोग बंद न किए गए होते तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसा ग्रंथ भी हमको पढ़ने को न मिलता, और वहाँ इन लोगों का जो सत्संग था उसके माध्यम से जो है, बल्कि एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में आचार्य नरेंद्र देव पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मौजूद थे, और वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखने में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। लेकिन बड़ा जो एक तरह से साहसिक कार्य जो किया वो हजारीबाग जेल ब्रेक की जो घटना थी, जो जयप्रकाश नारायण ने जो है हजारीबाग जेल तोड़ करके भागे, नेपाल गए, और नेपाल के हनुमानगढ़ की लड़ाई, और जिसमें विजया पटवर्धन और बहुत सारे लोग शामिल हैं, और फिर उनकी जो गिरफ्तारी, और वो बहुत लंबे समय बाद जो है वो जब गांधी ने जो है वो लॉर्ड वावेल से अपील की, निंदित को जा चुके थे, लॉर्ड वावेल से अपील की, तब जा करके जो है वो जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई। और वो रिहाई जो है अपने आप में जो है वो, लेकिन उसके पहले जो यातना से जयप्रकाश नारायण और लोहिया गुजरे थे, वो यातना अपने आप में बहुत बड़ी यातना थी। वो उसी सेल में रखे गए थे जिसमें सरदार भगत सिंह को रखा गया था, लाहौर सेंट्रल जेल में। तो इन लोगों ने बहुत गहरी यातनाएं सही, और जयप्रकाश जब 1946 में जेल से बाहर आते हैं तो बड़ी प्रसिद्ध कविता है रामधारी सिंह दिनकर की है, जयप्रकाश वो नाम जिसे इतिहास समादर देता है, पढ़ के जिसके चरण चिन्ह उन पर अंकित कर लेता है। तो वो कविता सुन करके जो है वो लोगों के रोए आज भी खड़े हो जाते हैं, और लोगों के भीतर जो है वो एक तरह से आंदोलन का, नए समाज बनाने का जो है जज्बा है वो उमड़ने लगता है। तो 42 निश्चित तौर पे जो है वो एक अगस्त क्रांति जिसे कहते हैं, लोहिया जिसे जन क्रांति कहते थे, वो एक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिस समय जनता ने वो लड़ाई लड़ी थी, एक तरह से आप कह सकते हैं। सारे लोगों को जो है वो एक प्रकार से जो है वो जेल में ठूंस दिया गया था। और 1943 में ही बंगाल का अकाल भी पड़ा था, ये भी उस घटना के साथ साथ जुड़ी हुई एक बड़ी घटना है। भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य की तमाम त्रासदियों को झेल रहा था, एक तरफ दमन झेल रहा था, एक तरफ उनकी लूट से जो है कि दुष्प्रभाव से भारत जो है वो बंगाल का अकाल उत्पन्न हुआ था। उन सारी चीजों को समेट करके जब ब्रिटिशर्स ने गांधी पर हिंसा का आरोप लगाया तो गांधी ने बाजी पलट दी, कहा कि सारा नेतृत्व तो जेल में है, हम किसको क्या कह सकते हैं, आप हमें जेल से बाहर निकालिए, तब हम बताएंगे जो है वो कि हमने कहाँ हिंसा की है और हम कैसे हिंसा को रोक। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अभी आनंद दीपायन जी बैठे हुए हैं और बहुत सारे विद्वान लोग जा चुके हैं। आनंद जी हम लोगों की बात सुन रहे हैं, उसको जी सर माफ करते हुए आनंद जी जो है उसको मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक मुझे लगता है कि 42 के आंदोलन की और 9 अगस्त की एक बहुत ही प्रेरक व्याख्या होनी चाहिए, प्रेरक तरीके से उसे मनाया जाना चाहिए। 10 मई 1857 का मामला है और 9 अगस्त जो है 1942 का मामला है। बड़ी घटनाएं हैं हमारे इतिहास की, और इसको तमाम वामपंथी और तमाम दक्षिणपंथी, तमाम अम्बेडकरवादी आलोचनाओं से निकाल करके इसको एक जो है वो सर्वग्राह्य सर्वसम्मति की तिथि और घटना बनानी चाहिए। मुझे लगता है इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते प्रोफेसर आनंद दीपायन जी के पास। आनंद दीपायन जी, आज का दिन सही माने में अपने उन तमाम नायक नायिकाओं को याद करने का दिन है, और हमारे साथियों ने उनको याद भी किया। अभी जैसे अरुण कुमार जी ने कहा कि उस समय समाजवाद की धारा थी, एक वैज्ञानिक समाजवाद की धारा थी, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हुआ करती थी। तो इन सारे संदर्भों में उस समय के नायक नायिकाओं को आज की तारीख में भी आप कैसे याद करते हैं, कैसे याद करें? आनंद दीपायन। धन्यवाद तिवारी जी। और जैसा कि आनंद कुमार जी ने
अपने वक्तव्य में कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अरुण त्रिपाठी जी ने और सब तमाम विद्वान वक्ताओं ने, देखिए मेरा ये मानना है कि 1857 और ये आज जो 9 अगस्त 1942 और तमाम इस तरह की जो अकादमिक बहस होती है, वो कहीं न कहीं खेमे में बट करके और एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाती है। लेकिन जब कोई भी विचार जनता के बीच में चला जाता है और उसकी चेतना का एक समावेशी रूप धारण कर लेता है, तो तमाम तरह की दीवारें ढह जाती हैं। और 8 अगस्त 1942 का कालखंड अगर हम देखें और उसमें गांधी का जो हस्तक्षेप होता है, वो लगभग कुछ इसी तरह का है कि अगर हम देखें तो 1942 में जो है बंगाल का फेमीन है। अगर 1940 और 42 का समय देखें तो दुनिया के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया हिंसा से जूझ रही है। हिंदुस्तान के अंदर देखें तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो लीडरशिप है, उसमें तमाम तरह की वैचारिक द्वंद्व है और उस वैचारिक द्वंद्व में कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्स कमीशन आएगा और अंग्रेज हमको स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन वो डोमिनियन स्टेट से आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग और आगे जाते हैं, कुछ लोग हिंसा के माध्यम से, ये तमाम तरह के अंतर्द्वंद उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो मैं मानता हूं कि जिस पर आज पूरे दुनिया में नए सिरे से बात होनी चाहिए और हिंदुस्तान में भी जब आज हम बात कर रहे हैं, तो वह सवाल हिंदुस्तान के नए बदलाव की, जो नए राजनीति विकल्प की जो राजनीति आने वाली है, उस पर में ही वो सहायता प्रदान करेगा। और वो ये है कि गांधी जो हिंद स्वराज में, जो इतिहास में सभ्यता मूलक विमर्श में जो हिंसा को अलग करके, और वो ये कहते हैं कि सभ्यता मूलक विकास में हिंसा इतिहास का मुख्य बिंदु नहीं रहा है, बल्कि भाईचारा और प्रेम ये रहा है। तो इसलिए गांधी यहाँ से 1942 इस बात में वो हिंसा के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे पहले अपने मूल मंत्र को स्थापित करते हैं। और इसके लिए गांधी, जब इसके पहले 1942 से पहले देश में तमाम सांप्रदायिक हिंसा होता है, हिंसा और सांप्रदायिकता एक साथ जुड़ जाती है और आम जनता जब उससे प्रभावित होती है, तो गांधी इस बात का अन्वेषण करते हैं जनता के बीच में जाकर के। और जो तमाम तरह की जो पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एलिट क्लास जो बहस होती है, गांधी उससे अपने को अलग करके और जनता के बीच में जा करके वो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करते हैं। और गांधी का जो सबसे बड़ा भी जो मुख्य योगदान है, जो आज भी हमें लगता है कि जब क्रांतिकारी लोग, चाहे वो भगत सिंह हो या उसके पहले 1925 का काकोरी कांड हो या कल्पना दत्त हो, गांधी एक बात हमेशा इस बात को कहते थे क्रांतिकारियों से जो उनका मतभेद था, कि आप जिस चेतना के आधार पर अपने आत्मोत्सर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, फांसी के फंदे तक झूल जाते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी आम जनता के बीच में चला जाएगा और आम जनता की भागीदारी उसमें बढ़ जाएगी और चेतना का विस्तार हो जाएगा, तो कोई भी आंदोलन अपना एक प्रभावी और निर्णायक उसमें जो है हस्तक्षेप कर सकता है। इन स्थापनाओं के साथ गांधी, मुझे ऐसा लगता है कि 1942 में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी, जैसा कि तमाम विद्वान वक्ताओं ने कहा है कि इसमें तमाम तरह के लोग उसमें एक बट किए हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी जो दुनिया की जो परिस्थिति है उसमें उससे जुड़े हुए हैं और उसमें वो भी पीछे कहते हैं कि नहीं, अभी हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी यहाँ पर कहते हैं और उसके बाद से निर्णय लेते हैं। और गांधी का यह व्यक्तित्व है कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनकी बात को मानते हैं और उसके बाद से ये होता है। दूसरी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1942 में जब पूरी लीडरशिप जेल के अंदर चली जाती है, तो नौजवान पीढ़ी अपने विवेक के आधार पर उस आंदोलन में एक गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। और वह गुणात्मक परिवर्तन क्या है कि जो नए सिरे के, जैसे रेडियो का आना, अखबार छापना, उसको नीचे तक ले जाना, यहाँ आप देखेंगे कि एक सांगठनिक ढांचा बन रहा है, नए तरह की प्रविधि का योगदान हो रहा है और जनता की भागीदारी को ऊपर से नीचे तक ले जाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 1942 के आंदोलन में जितनी बड़ी जनता की भागीदारी थी, दुनिया के किसी भी आंदोलन में उतनी बड़ी भागीदारी अभी तक नहीं हो पाई है। यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हमें आज की तारीख में